बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके तिलावत कलाम पाक के साथ ही हम अपने आज की नशिस्त का बाकायदा यानी शुरुआत करते हैं। मुख्तसर सी बात मज़मून मुकालमा के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, और नहीं जिनको मालूम उनको मालूम हो जाएगा। आज हमने जिन मेहमान को ज़हमत दी है और जो मौजू हमने रखा है, उसका एक छोटी सी बुनियादी सबब यह है, शायद आप सबके जहन में होगा कि याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली में ये बात कही थी आज से कोई 30 साल पहले, शायद या 35 साल पहले, कादियानी मुकदमा जब दरपेश था। मैं उस बहस में नहीं जा रहा वो क्या था, वो क्यों था, मगर याहिया बख्तियार ने ये कहा कि हम आपके साथ कौन सी ज़्यादती कर रहे हैं, आपको एक अक़लियत तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, और अक़लियत के मामले में पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड शानदार है। ये बात जब उन्होंने कही थी, ठीक है ना, तो मगर बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स बतौर पाकिस्तानी के मैं महसूस करता हूँ कि हमारा रिकॉर्ड शायद अब उतना शानदार नहीं है जैसे हम कह सकें। अब इसमें वजह यह है कि सारे ही मामला डिके की तरफ जा रहे हैं बहुत अरसे से, तो ये मामला भी ख़राब हो गया है, उतना अच्छा नहीं रहा जितना हमारा रिकॉर्ड शानदार था। ये मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी लोग जो अक़लियत के लोग हैं, ये जो उससे माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या किस तरह सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं ओवर द ईयर्स, तो ये जानने के लिए कि हमें मालूम तो होना चाहिए ना माशरे को कि भाई किस तरह की फीलिंग्स हैं। कम्युनिकेशन तो आपस में बिल्ट हो ना एक दूसरे से, जिसमें गैप आ गया बहुत ज़्यादा और गुमान ज़्यादा हो गया, इल्म बहुत कम हो गया। तो उस सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज डॉक्टर साहब को ज़हमत दी है। तो मैं अभी माइक फरासत भाई को दूंगा कि पहले डॉक्टर साहब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने रखें और फिर डॉक्टर साहब अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब तारिक जमील साहब, इफ्तिखार मुल्तानी साहब, जनाब जयपाल झाबड़िया साहब, डॉक्टर जयपाल झाबड़िया साहब और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जयपाल झाबड़िया साहब का तारुफ जो है उसमें दो बहुत अहम हवाले हैं। एक तो ये कि ये बतौर डॉक्टर के इनका प्रोफेशन जो है ये आँखों के डॉक्टर हैं और यानी माहिर अमराज चश्म हैं। तो कराची के जो चंद बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप 5 बड़े नाम निकालें तो उसमें इनका शुमार होता है। एक बहुत कामयाब और बड़े यानी अहल और बहुत मशहूर डॉक्टर हैं इस हवाले से। उसके अलावा दूसरी हैसियत इनकी ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का अक़लियती कमीशन है उसके ये बाकायदा मेंबर हैं और इन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के लिए और उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए बहुत काम किया है। गो कि इनका ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से है, सनातन धर्म से है, और ये जो है पाकिस्तान हिंदू फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन चूँकि अक़लियतों में दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आते हैं, जैसे ईसाई हैं, जैसे सिख हैं और जैसे बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, तो इन सारे लोगों के हुकूक़ के लिए मजमूई तौर पे इनकी बहुत खिदमात हैं और हमेशा इन्होंने इसके लिए जो है आवाज़ बुलंद की है। और आपको पता है कि ये मौजू बहुत हसास मौजू है और जब तारिक जमील साहब इस मौजू का इंतखाब कर रहे थे तो हमारे पेश नज़र यही था कि हमें बहुत सी चीज़ें तारीख़ में नहीं बताई जाती, ख़ास तौर पे जो दरसी तारीख़ है, जो निसाबी तारीख़ है, उसमें बहुत कुछ छुपा लिया जाता है। जैसे हम सिंध की तहज़ीब का आगाज़ करते हैं 712 से, जब यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए, लेकिन इससे पहले यहाँ जो है आतिश परस्तों की हुकूमत थी। ख़ुद मेहरान लफ्ज़ इसका गवाह है, मेहर सूरज को कहते हैं, मेहरान सूरज की परस्तिश करने वाले को कहते हैं। यहाँ जो है यहाँ इस्माइलियों की हुकूमत थी जब सिंध का दारुल हुकूमत मुल्तान था। इसी तरह कराची में भी जब तकसीम से पहले ये शहर जो था एक बहुत बड़े कल्चर का नुमाइंदा था, एक मल्टीपल कल्चर यहाँ था। 56 का जो कराची बयान किया जाता है उसमें अमेरिकन की आबादियाँ थीं, गोवा के लोग रहते थे, पारसियों की कॉलोनी बस्तियाँ थीं। तो मुख्तसर ये कि हमारा मकसद ये है कि झाबड़िया साहब, डॉक्टर झाबड़िया साहब आपको ये बताएंगे कि अक़लियतों का क्या रोल है इस शहर, इस मुल्क की तामीर में और उनके क्या मसाइल हैं। बस इख्तिसार से मैं यही अर्ज़ करूँगा और मैं पाकिस्तान डायलॉग सोसाइटी की तरफ से, बस मुकालमा पाकिस्तान की तरफ से, जनाब तारिक जमील साहब की तरफ से, आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें।
मुझे बहुत खुशी हुई थी जब पहली दफ़ा मुझे फ़ोन किया था इन्होंने, तारिक जमील साहब ने, फिरासत साहब ने। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा जो ये एक प्रोग्राम है ये बहुत ज़रूरी है और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। आज मुझे बड़ी एक और भी खुशी हो रही है कि इतने आप लोग पढ़े लिखे और एक जो मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है। और उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मैं लाइब्रेरी को ऐसे समझता हूँ कि किसी घर में जैसे रोशनदान हो, उसमें हवा का आने का गुज़र हो। और कराची यूनिवर्सिटी में हमने एक सेशन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन आवर सोसाइटी, और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में लाइब्रेरीज बहुत कम हैं, या जितनी हैं वो अकॉर्डिंग मतलब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, उसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों का क्या हाथ था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो फिर मुझे बड़ा दुख होता था कि जब हमें पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी और पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी या तो उसमें कोई ज़िक्र नहीं होता था। तो मतलब हमें महसूस होता था कि मैं ऐसे मुल्क में पैदा हुआ हूँ जहाँ हमारा कोई राइट नहीं बनता है। मतलब कि कोई, क्योंकि तारीख़ में न हिस्ट्री में पढ़ाते थे और न कोई उसका ज़िक्र था, बल्कि ऐसी चीज़ें थी जो बड़ा दुख देती थी कि महमूद गज़नवी ने 17 दफ़ा सोमनाथ पे हमला किया। और लाजमी है, हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, न इंडिया में गया हूँ अभी तक। जाने की ख्वाहिश तो है, डरता हूँ। अभी भी उन्होंने मैसेज किया है कि अयोध्या मंदिर में अभी जनवरी में एक बड़ा इवेंट होगा कि हम आपको एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी डर लगता है क्योंकि लाजमी है कि यहाँ का जो मुस्लिम है उसके लिए एक वो अच्छी खबर नहीं है। दूसरा, हमारे मुल्क के जो कंट्रोल करने वाले हैं वो भी नहीं चाहते कोई अच्छे रिलेशनशिप बने। तो इसलिए तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया जब हिस्ट्री में खुद, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा और बहुत एक नॉलेज हुई कि पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों ने भी बड़ा, पाकिस्तान के 99% आबादी को पता नहीं है, और जिनको 1% को पता है तो वो जिक्र भी नहीं करते कभी इसका। अब जब मैं पढ़ना शुरू किया कि दो इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो थी बहुत ज़्यादा, एक जोगेंद्र नाथ मंडल और एक एसपी सिंघा। एसपी सिंघा क्रिश्चियन थे, जोगेंद्र नाथ मंडल हिंदू थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया। अब जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो जब जॉइंट बंगाल था, जॉइंट इंडिया में, तो मुस्लिम लीग की हुकूमत ही नहीं बन सकती थी कि जब तक जोगेंद्र नाथ मंडल उनकी मदद नहीं करते। तो क्योंकि उसके 22 पार्लियामेंटेरियन थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने उनको वोट दिया और वोट लेके दिए 22। तो इसलिए जो हुसैन शहीद सहरवर्दी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे बंगाल के, वो इनकी मदद से बने थे, और उसमें फिर जोगेंद्र नाथ को वजीर बनाया गया। उसके बाद जब जॉइंट इंडिया में 46 में 46 में इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें भी कायदे-ए-आज़म ने जो नाम प्रपोज किया था लॉ मिनिस्ट्री के लिए, तो वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, किसी मुसलमान को नहीं बनाया। ये 46 की बात है।
और मुस्लिम लीग की तरफ से वो कैंडिडेट थे। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो जोगेंद्र नाथ मंडल को कायदे-ए-आज़म ने पहला वजीर कानून बनाया, लॉ मिनिस्टर बनाया। अब किसी भी मुल्क का लॉ मिनिस्टर होना बहुत बड़ी एक बात होती है, क्योंकि कानून ही वही बनाते हैं मुल्क के लिए। तो इससे एक नज़र आता है कि कायदे-ए-आज़म का विजन क्या था, वो क्या चाहते थे और कैसा पाकिस्तान चाहते थे। तो इससे एक क्लियर एक चीज़ नज़र आती है। और दूसरा, सिर्फ लॉ मिनिस्टर वो नहीं थे, वो स्पीकर भी थे। और जब कायदे-ए-आज़म ने 11 अगस्त की स्पीच की थी तो उसको प्रिजाइड जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था। और फिर लेबर मिनिस्टर भी थे। फिर 48 में जो लड़ाई लगी इंडिया पाकिस्तान की पहली, उसमें कश्मीर कमेटी के पहले चेयरमैन भी जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो ये हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती कि हमारे बुक्स में, या जो कौमी असेंबली का जो स्पीकर्स के नाम है उसमें स्पीकर में जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम नहीं है कि वो कोई स्पीकर थे। या पंजाब असेंबली में मुझे पता नहीं कि एसपी सिंघा का नाम, क्योंकि वो स्पीकर थे उस वक्त पहले। तो ये जोगेंद्र नाथ मंडल का एक वो था, एक रोल था। और उसके बाद बड़े फिर दुख की बात है कि वो क्यों छोड़ गए। मतलब आज पाकिस्तान में हम न जोगेंद्र नाथ मंडल की फैमिली मिलती है, न कायदे-ए-आज़म की फैमिली मिलती है, न एसपी सिंघा की फैमिली मिलती है। फिर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया तो उस पर जोगेंद्र नाथ मंडल ने सख्त एतराज़ किया, क्योंकि ये कायदे-ए-आज़म के बोला विजन के खिलाफ है। और कायदे-ए-आज़म को मैं अपना हीरो समझता हूँ, और ये भी मैं बोलता हूँ कि कायदे-ए-आज़म जो हैं वो जो UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का, वो 48 में आया। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने वो विजन हमें 47 में दिया, उससे पहले दिया। और उसकी जो 11 अगस्त की स्पीच है वो बहुत हिस्टोरिकल स्पीच है, और दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, मुल्क के बारे में उसका विजन है कि you are free to go to the temple, mosque and any place of the worship. Nothing has to do state with the religion. और उसमें ये भी उन्होंने ये बोला था, and the time will pass and the Hindu will be ceased not to be Hindu, and Muslim will cease not to be a Muslim but as a citizen of Pakistan. तो उन्होंने, तो वो जो स्पीच थी वो मैं उसको पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ। और मैंने एक दफ़ा इसी हवाले से अपने वालिद से पूछा था, बाबा जब पार्टीशन हुई तो आप इंडिया क्यों नहीं चले? तो उसने बोला, मैं भी छोटा था लेकिन मैंने अपने वालिद से पूछा था कि आप क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला था कि जब कायदे-ए-आज़म ने ये स्पीच की थी तो हमने समझा कि वी आर इक्वल सिटीजन्स हियर, तो हमने माइग्रेट नहीं किया। और जो एसपी सिंघा का रोल है वो भी बहुत शानदार एक रोल है, क्योंकि जो एसपी सिंघा थे वो पहले उस वक्त पंजाब के स्पीकर थे। वो पाकिस्तान बनने से पहले जब पंजाब असेंबली में, जैसे सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन आया था तो GM सैयद ने उसको पेश भी किया था, पास भी करवाया था। और इसी तरह पंजाब असेंबली में आया तो एसपी सिंघा ने उसको पास करवाया, और 3 वोट कम पड़ गए थे। तो एसपी सिंघा ने अपना वोट भी दिया, 2 और क्रिश्चियनों के वोट। अगर वो नहीं देते थे तो आज जो पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। तो ये उनका है। और उससे पहले जब साइमन कमीशन बना था तो उसमें भी क्रिश्चियनों ने ये लिख के दिया था कि जो मेजॉरिटी के एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा आबादियाँ हैं वो पाकिस्तान में शामिल की जाएँ। तो मतलब वो अपनी विल से शामिल हुए थे, और विल से इसलिए हुए थे कि उनको कायदे-ए-आज़म का विजन नज़र आ रहा था। नहीं तो कोई भी माइनॉरिटी वाला तो ये नहीं चाहेगा
कि ऐसे मुल्क में जाएं जहां कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बराबरी के राइट्स नहीं होंगे, तो कोई यहाँ ना आना चाहता न रहना चाहता। एक तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करेंगे जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो नॉन मुस्लिम हैं, और इसमें बड़ा नुकसान हुआ हमारा अक़लियतों का, बल्कि मैं तो अभी तक ये मानता हूं कि मुसलमानों को हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान बनने से। नुकसान कैसे हुआ कि बांग्लादेशी वाले मुसलमान अलग हो गए और हमारे ये जो 22 करोड़ हैं ये अलग हैं, और हिंदुस्तान में जो रहने वाले वो भी अकेले हो गए। तो अगर ये तीनों जॉइंट होते तो आज जो मुसलमान की तरक्की होती तालीम में और बिजनेस में, वो हमारी यहाँ नहीं हो पाएगी इस मुल्क में। हम एजुकेशन में भी पीछे हैं वेस्टर्निटी में, बल्कि बंगाली भी हमसे आगे निकल गए हैं और उन्होंने कई चीज़ें बेहतर कर ली हैं। जब बंगाली हमसे अलग हुए थे तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर ली है, उनकी एजुकेशन भी आज हमसे अच्छी है, उनका बिजनेस भी हमसे आज अच्छा है। तो मतलब कि तो ये एक नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ कि हिंदुओं से मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है इसका। अच्छा, जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जो नॉन मुस्लिम यहाँ थे उनको जो रोल क्या रहा है पाकिस्तान में, असल में होता क्या है, जब कोई भी मुल्क अपने शहरी को इनसिक्योरिटी महसूस कराए, वो वक्त वक्त रिलीजियस हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो, तो लाजमी है वो सिटीज़न उतना दिल से अपना काम नहीं करता। जो पाकिस्तान से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, पारसियों का और सिखों ने तो उनका इतना नहीं रहा, बल्कि सिखों ने तो मैं जिक्र नहीं किया है कि पंजाब असेंबली में जब एसपी सिंघा ने मंजूर करवाया था तो एक सिख ने मुखालफत की थी, वो कृपान निकाल के खड़ा हो गया था। और ये बदकिस्मती है कि आज हिंदू और क्रिश्चियन इतने प्यारे नहीं हैं पाकिस्तान के रियासत को जितने सिख प्यारे हैं, और उन्होंने मुखालफत करी थी। तारा सिंह था एक सिख। और तो जब बन गया पाकिस्तान तो नुकसान क्या हुआ, जो हमारा हिंदू, एक तो वो हिंदू जो पढ़ा लिखा हिंदू था, जो नौकरियां करता था, एजुकेटेड ज़्यादा था, लिटरेरी ज़्यादा था, किताब लिखने वाला था, शायर था, वो मेजॉरिटी चले गए क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। झगड़े बहुत हुए थे, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो पाकिस्तान की, बहुत ख़तरनाक कत्लेआम एक दूसरे का किया गया था। तो उसमें लोग घर छोड़ के अपने सिर्फ कपड़ों में निकल गए थे। और जैसे यहाँ अफगानी हमारे पास आके कैंपों में रहे, इस तरह जाके वहाँ हिंदू और वहाँ रह के उन्होंने तरक्की की। और सिंधी हिंदू क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है, जैसे मेमन कम्युनिटी है, तो वो इंडिया में आज बहुत एक अच्छी पोजीशन में हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में आप जाएंगे तो सिंधी हिंदू मिलेगा, बैंकॉक में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा। तो उन्होंने बिजनेस वाइज बहुत तरक्की की है, जो आज बहुत खुश हैं वहाँ इकोनॉमिकली। तो यहाँ जो पाकिस्तान का हमारा नुकसान हुआ कि हमारा जो लिखने पढ़ने वाला अदीब था, अभी हिंदू इतना नहीं मिलता है पाकिस्तान में, शायद नहीं मिलते, वो चले गए वहाँ से। और जब मैं कृष्ण चंद्र को पढ़ता हूँ, उसका नावल गद्दार है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और पार्टीशन पे ही लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने एक कुत्ता एक माइग्रेट कर रहा था एक पाकिस्तान से हिंदुस्तान, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारा तो मज़हब नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो।
तो बहुत एक उसमें कई चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लिखी हैं। तो हमारा नुकसान हो गया कि हमारा पढ़ा लिखा हिंदू जो था वो चला गया। वो फिलेंथ्रापिस्ट जो आपको डीजे कॉलेज मिलता है, हिंदू जिम खाना मिलता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, पाठशालाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, और एनजेवी स्कूल है। इस तरह बहुत खूबसूरत जगह हैं। और मैं एक जो सेंटेंस, जब मैं लाड़काना में पढ़ता था मेडिकल में, तो मेरा एक टीचर आया था अपने बच्चे को वहाँ दिखाने। तो उसने बोला, हम मुसलमानों ने मस्जिदें बहुत बनाई हैं, लेकिन आप लोगों की तरह धर्मशालाएं और इस तरह की चीज़ें हमने नहीं बनाई। ये उसका सेंटेंस था। तो उसका ये इसलिए बोला था, उन्होंने बोला कि देखो, मैं अपने बच्चे के लिए अभी मुझे होटल लेना पड़ा है, क्योंकि वो उसका मुझे स्टूल टेस्ट करवाना है जब वो पाखाना करेगा, और मुझे लैब में देना है, फिर मुझे चले जाना है। लेकिन आप लोगों की धर्मशाला यहाँ मौजूद है। तो ये जुमला मुझे अभी तक याद रहे। और दूसरा, हमारे हिंदुओं ने जो फिलेंथ्रोपी में उतना बाद में काम नहीं किया। जो हॉस्पिटल थे, शिकारपुर में एक हॉस्पिटल है, तो इत्फाक से मेरी कास्ट वाले ने बनाई थी, छाबड़िया ने। और उसने अपनी तस्वीर दीवार पे लगाने के बजाय उसके सीढ़ियों में लगाई थी कि लोग मेरे ऊपर से गुजरते। तो ये एक पार्टीशन का बड़ा नुकसान हुआ। और जितने पाकिस्तान में अभी हिंदू रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जितना उनसे हो सकता है बिजनेस वाइज। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है, उसका प्रेसिडेंट हिंदू है। और वो हमारे कमीशन में भी था, चेयरमैन मिस्टर चेलाराम। तो हिंदू बिजनेस वाइज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ कराची में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। और बाकी उनका जो रोल है फिलेंथ्रोपी वाला या सोशल, वो कम हो गया, क्योंकि वो अभी भी हमारे जो लीडिंग बच्चे हैं, मेरी बेटी है, वो दुबई में सेटल हो गई। इस तरह कई हिंदू हैं जो सीएसएस में पोस्टें खाली पड़ी हैं, जहां नॉन मुस्लिम इतने नहीं जा रहे, जो 5% उनको कोटा मिलती है। उसका रीज़न यही है कि वो, उनको पता है कि सीएसएस की नौकरी लेंगे तो बाहर नहीं जा सकेंगे। और उससे ज़्यादा भी एक और भी चीज़ है, जब मैंने पे अपनी बेटी को बोला, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, तो मैंने बोला तुम सीएसएस कर लो, तो उसने बोला पापा मैं कर लूँगी, लेकिन आपको पता है कि मैं एक पेनी भी रिश्वत नहीं लेती हूँ, तो मेरा गुजारा नहीं होगा। तो उसने सीधा बोल दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मुल्क की तरक्की में रुकावटें हैं। तो हमें उसको बेहतर करना है। तो हिंदू, क्रिश्चियन अभी भी एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, या उनका हेल्थ में जो नर्सिंग स्टाफ है मेजॉरिटी अभी भी। अब तो काफ़ी मुसलमान उसमें आए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं और फ्यूचर में, लेकिन इस वक्त फिर भी मतलब अभी भी बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियनों की है जो उसमें काम करती है। तो ये हमारा सोशल रोल, और एक पॉलिटिक्स में भी जितने हिंदू आए हैं, उन्होंने जो भी काम किया, या जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे आपने जमशेद मेहता को जिसने भी पढ़ा है, उससे पहले हरचंद राय था, वो पहला यूनियन का जो यहाँ चेयरमैन था पाकिस्तान बनने से पहले। तो उन्होंने बिजली जो कराची में लगी, वो हरचंद राय ने, अगर आप गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये गूगल ने हमारे लिए आसानी पैदा की है। पहले हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी। एक तो ये, और दूसरा उसका ये है कि जो जमशेद मेहता था, उस जैसा मेयर कोई नहीं आया, क्योंकि वो उसके रोड वाश होते थे कराची के। ये मतलब कि एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। और वैसे भी आप लोगों को जिन पारसियों से वास्ता पड़ा होगा, तो दे आर बेस्ड, अपने काम से काम रखना, नफरत नहीं करना, पीसफुल रहना, और ईमानदारी से काम करना। तो उन्होंने, जमशेद मेहता ने एक बेहतरीन
लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम को दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस तरह की, बल्कि कई जगह पे पाबंदी भी लगाई गई। हम खुश होते हैं जब लंदन का मेयर मुसलमान बनता है, और आपको कम लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी एक मेयर बना था, सादिक खान से पहले भी एक मेयर लंदन का बना। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि यूके का प्राइम मिनिस्टर हिंदू बन गया, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू क्रिश्चियन ये ख्वाब भी नहीं देख सकता कि वो बन सकता है। लेकिन जब उनके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन आया तो उन्होंने बोला कि स्टेट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रिलीजन। तो जब यहाँ से एक यू टर्न लिया गया तो फिर जोगेंद्र नाथ मंडल ने उस पर एतराज़ भी किया और पाकिस्तान छोड़ के और चला भी गया। और ये भी बड़े दुख की बात है कि वहाँ जाके वो एक मुहाजिर की हैसियत से, शरणार्थी की हैसियत से, क्योंकि वो सिटीज़न पाकिस्तान हो गया था, तो उसने आखिरी दिन वहाँ गुजारे इंडिया में। और उसके बाद एसपी सिंघा का भी यही हुआ था कि उसको भी हटाया गया था। दूसरा हमारा फिर आ गया कि जमशेद मेहता ने रोल प्ले किया। बाकी हम पे क्योंकि बहुत सारी वो पाबंदियां जब लगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पहली दफ़ा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि नॉन मुस्लिम इज नॉट एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसमें 18वीं तरमीम जब बनाई गई तो उसमें लिखा गया कि नॉट एलिजिबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और बाकी पोस्टें तो प्रैक्टिकली मतलब दी नहीं जाती, प्रैक्टिकली नहीं दी जाती। प्रैक्टिकली कैसे, मतलब कोई मेयर नहीं अभी तक आपने सुना होगा, गवर्नर नहीं सुना होगा, वजीर तालीम नहीं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा जिन लोगों ने हिस्ट्री से, मैं उनको आइडियल स्टेट तो नहीं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बेहतर की हैं, क्योंकि मैं हमेशा ज़िंदगी में ये मानता हूँ कि वी शुड एक्सेप्ट एंड कलेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो अच्छी चीज़ किसी में भी है तो उसको मानना चाहिए, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग बोलना चाहिए। अब अच्छी चीज़ें उन्होंने क्या की कि अबुल कलाम आज़ाद मरने तक वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर था, जब तक डेथ नहीं हुई। और ये भी बड़ी बात है कि उसके डेथ की तारीख को आज भी एजुकेशन डे इंडिया सेलिब्रेट करता है, इंडिया में होता है, सेलिब्रेट होता है। और उसके बाद वहाँ जो प्रेसिडेंट भी बन चुके मुसलमान, और उनको हाईएस्ट अवार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें जाकिर हुसैन भी है, दूसरे अब्दुल कलाम भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें हमें नहीं मिलती हैं। और अच्छा, उसके बाद हम आएंगे कि पाकिस्तान में बाकी तो हमने मेडिकल में भी आ गए हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो पाबंदियां हैं, कुछ मैंने जिक्र किया, कुछ अनरिटन का पाबंदियां हैं। जैसे 5% हमें कोटा दी जाती है तो उसमें दी जाती है, लेकिन 5% मिनिस्ट्रीज नहीं मिलती, 5 मिनिस्ट्री सेक्रेटरीज नहीं होते पार्लियामेंट के। और 5% मैं तो ये बोलता हूँ 5% हमें फौज में भी ले लें और 5% पुलिस में भी ले लें, क्यों नहीं, मतलब कि हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। और इसके एक ज़िंदगी के वाक़यात भी हैं। जब मैं हैदराबाद में पढ़ता था 79-80 में, जो भी रिटायर्ड हुए चीफ सेक्रेटरी वाज माय क्लासमेट। तो उस ज़माने में वहाँ भर्ती करने आए पायलट के लिए, तो मैं उठ के खड़ा हो गया था। दे ओपनली रिफ्यूज्ड एट दैट टाइम के वी हैव नॉट परमिशन टू गेट एनी हिंदू इन एज अ पायलट। तो मुझे ओपनली उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। अच्छा, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हम 86 में गए लाहौर में, हमारा कम्युनिटी टूर था, तो हम तकरीबन 80 स्टूडेंट्स थे लाड़काना मेडिकल कॉलेज के। तो 86 में वहाँ जमात इस्लामी का दौर था और हम ठहरे थे लाहौर यूनिवर्सिटी में। तो मेरे सब दोस्त हो गए, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था उस ज़माने में भी पॉलिटिकली।
तो सारे मेरे जमाती भी दोस्त हो गए, PSF वाले भी हो गए। तो एक जमात इस्लामी के दोस्त ने बोला कि डॉक्टर जयपाल आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं क्योंकि लिखने पढ़ने वाला बहुत हूँ, तो पता नहीं मुझे ये भी इनवॉलंटरी मेरे जहन से सारी चीज़ें वहाँ निकली। तो मैंने उसको बोला देखो पहले तो मैंने ये पढ़ा है कि एक पेड़ का पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है। अब खुदा की क्या मर्जी थी कि मुझे हिंदू के घर में पैदा किया, मेरे से पूछा भी नहीं उन्होंने। और दूसरा मैंने ये भी पढ़ा है कि जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, तो मैं अगर कन्वर्ट भी हो जाऊं मेरी माँ तो मेरे साथ नहीं आएगी। और तीसरा, मैं मैच्योर हो चुका हूं, मैं जिंदगी में न मंदिर इतना जाता हूं, न मैं अपने रोजे रखता हूं, न अपने नमाज पढ़ता हूं अपनी, मतलब कोई हार्ड बिलीवर नहीं हूं मैं। बाकी ये नहीं कि जाता नहीं हूं या बुक्स नहीं पढ़े, मैंने पढ़े हैं, सारे वेद भी पढ़े हैं। तो मैं अगर मुसलमान हो जाऊंगा, मैं आपको बताऊं, ना मैं नमाज पढ़ूंगा, ना मैं मस्जिद में जाऊंगा, ना मैं रोजे रखूंगा। और फिर आप सिर्फ जयपाल से जमाल बनाना चाहते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि मेरी जितनी मेंटली, क्योंकि इंसान की एज द सोसाइटी होता है, एज द कम्युनिटी होती है, जैसे आपकी तरबियत वहीं से होती है। क्योंकि यहाँ जितने शिये बैठे होंगे उन्होंने कोई शियाइज़्म कबूल नहीं किया, क्योंकि शिया के घर में पैदा हो गए। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं नागपाल साहब, तो वो डीजे में प्रोफेसर थे। एक दिन बताया कि मुझे प्रोफेसर एक ने बोला कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैंने बोला आप मैं तो राजी हूँ, आप सारे बैठ जाओ, मुझे पहले ये बताओ कि मैं शिया बनूं या सुन्नी बनूं। आप अभी भी फैसला करो, मैं अभी हो जाता हूँ। तो उनसे फैसला नहीं हुआ अभी क्या बने। तो वो अच्छा, इस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, लेडी डुफरन में थी, तो एक डिलीवरी कराई, मुस्लिम फैमिली थी, तो उनको पहले बच्ची नहीं थी, बेटी नहीं थी, तो उनको बेटी हो गई। तो उन्होंने उसको बोला कि डॉक्टर हम इसका नाम वही रखेंगे जो आपका नाम है। तो उनको पता नहीं था कि मेरी वाइफ हिंदू है। जब उन्होंने नाम बताया तो उन्होंने फौरन बोल दिया आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? तो इसी तरह मेरी बेटी, उसका नाम मूमल है, तो वही बहुत ज़हीन है। तो वो स्कूलों में जाती थी पढ़ाने, तो मुझे डर लगता था ये क्यों जाती है, IBA की स्टूडेंट थी। मैं समझा था शायद अंग्रेजी पढ़ानी जाती होगी, अंग्रेजी अच्छी है उसकी। तो एक दिन बताया कि हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे जाते हैं। और तो फिर एक अपना एक्सपीरियंस बताया, पापा मैं एक दिन मेरे क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हैं? तो मैंने बोला मैं अपने छोटे भाई को करती हूँ, क्योंकि मूमल से उनको पता नहीं लगता था कि चीज़ है हिंदू और मुस्लिम। तो इसने बताया छोटे भाई का, उन्होंने पूछा नाम क्या है, इन्होंने बताया आकाश। तो बोला पापा वो 2-3 मिनट के लिए सारी क्लास सकते में चली गई, क्योंकि उनको फील हुआ कि मैं हिंदू हूँ। तो ये अच्छा, एक और भी उन्होंने ये बताया पापा, एक दिन टीम आई थी UNO की, तो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों को क्या जानते हैं? तो सब बोला, बच्चे गालियां देना शुरू हो गए महात्मा गांधी को। हालांकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी को पता नहीं कि गांधी वाज द हार्ड सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड उन्होंने पैसे दिलवाने में रोल प्ले किया। और उसको जो कत्ल किया गया वो मुसलमानों की सपोर्ट करने की वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट ने उसका कत्ल किया। और उसने कायदे-ए-आज़म को ये भी बोला था कि आप ज़मानत के तौर पर आप इंडिया आके रहें कुछ टाइम, मैं पाकिस्तान आके रहूं, कि दोनों कम्युनिटीज़ को वहाँ एक पीसफुल माहौल मिले। तो क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सिलेबस में जब पढ़ाएंगे नहीं, और मैं ये जिक्र करता हूँ कि अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्म पाकिस्तान में क्यों नहीं बनी। पाकिस्तान में एक भी ड्रामा अभी तक ऐसा नहीं बना जिसमें शिया और सुन्नी दोस्त दिखाए गए हों।
हिंदू और मुसलमान दोस्त दिखाए गए हों, कि मुहाजिर और सिंधी दोस्त दिखाए गए हों, पठान और बलोच को दोस्त दिखाया गया हो। तो ये मतलब ये चीज़ें काउंटेबल चीज़ें हैं जो कम्युनिटी को डेवलप करने में, पढ़ने में, वर्ल्ड में इमेज बनाने में और बच्चों की तरबियत करने में बहुत बड़ा रोल। क्योंकि हमारे बच्चे, मेरी बेटी के अभी तो, मैं जब पढ़ती थी मेरे ख्याल में 2 हिंदू कोई दोस्त होंगे तो 98% उसके मुसलमान दोस्त थे। तो मतलब कि जैसी हमने उनको तरबियत देंगे बच्चों को तो वो पोजीशन ऐसी बनेगी। लेकिन हमारा सिलेबस ने, हमारे मीडिया ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है और अभी तक वो पॉजिटिव रोल नहीं है। टीवी प्ले में काम किया था डॉक्टर का रोल बोला, तो मेरा पीटीवी वालों के पास नंबर था, तो एक उनको प्रोग्राम करना था हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को एक स्टेज पे बिठा के। तो खट्टूमल को जाना था, एमएनए है पीपल्स पार्टी का, वो बीमार हो गया तो वो नहीं, मना किया, तो उन्होंने मुझे कॉल कर लिया। अब उनको पता नहीं था कि मैं, उन्होंने तो मुझे देखा कि आई एम हिंदू, चलो एक हिंदू चाहिए। तो फिर मुझे जब बिठाया और प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं तो सबसे पहले बोला कि मुझे बड़ा दुख होता है पाकिस्तान में कि यहाँ का सदर और वजीर आजम हमें होली और दिवाली पे मुबारकबाद नहीं देते। तो उन्होंने एक जुमला तो मेरा यहाँ ने यार चला दिया, बाकी सेंसर किया। हालांकि सेंसर करने की जरूरत ही नहीं। मैंने बोला आप फिल्मों में ऐसा हिंदू क्यों दिखाते हैं जिसको चोटी है, तिलक है, मौके परस्त है, ब्याजखोर, मेरे जैसा हिंदू क्यों नहीं दिखाते कि मैं मुसलमानों को भी इलाज करता हूँ, हिंदुओं का भी करता हूँ, सोशल रोल भी प्ले करता हूँ, डॉक्टरों की एसोसिएशन में भी हूँ, ह्यूमन राइट्स में भी हूँ, कमीशन में भी हूँ। तो उसको उन्होंने सेंसर कर दिया। अब उनको सोशल मीडिया इतना एक वास्ट फील्ड है जो हम पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गया है। तरह एक एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है। और बाकी तो मैं पहले जिक्र कर चुका कि हम बाहर के मुल्कों में खुद देखते हैं कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, नहीं बनना ये अलग बात है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। इवन इंडिया में अगर लिख दे कि मुसलमान नहीं बन सकता तो सबसे पहले मैं अपोज करूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारा होता क्या है कि मैं समझता हूँ बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर कि कोई भी आदमी सेहतमंद हो, हाथ भी हो, पाँव भी हो, बाजू भी हो, आंखें भी सही हो, लेकिन मेंटली रिटार्डेड हो तो वो काम का नहीं रहता है। क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा ब्रेन होता है। तो हमारे मुल्क की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारी स्टेट है। हम जैसे अपने बच्चों को, मैंने देखा है एक 5 साल का बच्चा है, हरी पगड़ी पहन के घूमता है। अब उस बेचारे को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन अपने वालिद को देखता है वो कि उसका बाबा अलग हरी पगड़ी पहन रहा है तो वो भी पहन लेता है। क्योंकि उसको तो इसका पूरा अभी जहन में पता ही नहीं होगा कि भाई इसका क्या क्या चीज़ें हैं, इसका क्या मकसद है। मुझे ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं होता है कि मुसलमान और कोई हिंदू में, कोई क्रिश्चियन में कोई फ़र्क है। लेकिन मुझे कभी किसी ने बोला, यहाँ महसूस नहीं करने दिया कि मैं मुसलमान हूँ जर्मनी में। और यहाँ तो हमें बड़ी अखबार में भी छपा था जब क्रिश्चियन को स्पीकर बनाया गया था, तो बंगी को एक आया था, अभी तो इंतकाल हो गया उसका, माइकल जावेद। वो उसी टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ था जब पीटीवी का जो मैंने जिक्र किया। अच्छा, पाकिस्तान में बाकी जो मसाइल हैं उसमें इलेक्शन सिस्टम एक बहुत बड़ा मसला है नॉन मुस्लिम के लिए, और उसमें लाजमी है सारे पढ़े लिखे नहीं होते। तो कई हमारे अकलियत के लोग भी कोई बोलता है हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, कोई बोलते हैं 2 वोट दे दो। लेकिन मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ जो दुनिया के में वर्ल्ड में रूल है वही बनाया जाए, जो यूके में जिस तरह का सिस्टम है, जो अमेरिका में, भले हम कम बनेंगे लेकिन यहाँ फिर एक दफ़ा लालच डाली गई, फिर सेपरेट उनको सीटें दी गई, और उनको फिर वो उनको मेरिट वाले सिस्टम नहीं बन सकता है कभी भी, क्योंकि वो पैसा दे के वो पार्टियों को आ जाते हैं।
अभी भी मैं पीटीआई में हूँ, मैं कमीशन का हूँ, लेकिन मैंने अभी इलेक्शन के लिए फार्म अप्लाई नहीं किया, लास्ट टाइम भी नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने कहा वो मेरिट पे नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। अगर किसी को वैसे भी मिलता है बगैर पैसे के भी, तो उनको देते हैं जो सारा दिन उनके पीछे लगा रहे, उनकी बैग उठाए, उनका माल लगाए, समथिंग उसको, मतलब कि वो जो एक खुददार आदमी के लिए बनना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन में नहीं, हमारे इदारों में भी है। मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी हिस्सा हूँ, हमारे इदारों को भी ऐसा बनाया गया है कि उसको बनाएंगे जिसको हम चाहेंगे, कोई मेरिट पे नहीं बन सकता। तो इसमें हमें सीखना चाहिए कि हम मेरिट की तरफ कैसे जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में मेरिट है, तो वहाँ मेरिट है, पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम लोग मतलब कि मेरिट से निकल गए, तो इसलिए वो इदारे तरक्की नहीं करते हमारे। तो इलेक्शन सिस्टम जब तक ये बेहतर नहीं बनेगा, तो यहाँ का जो नॉन मुस्लिम है वो बेहतर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में आप देखेंगे उनके जो मेंबर हैं बात ही नहीं करते, करेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि वो पार्टियों के उस पे आते हैं, मेहरबानी पे, मैंने इलेक्शन लड़के नहीं आते। वैसे भी पार्टी से आ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ा जाए, जैसे इस वक्त वैसे भी ज्यादती है उनके हमारे साथ के 10 सीटें जो उनके 5% के हिसाब से जो सीटें हैं वो ज़्यादा बनती हैं असेंबली में, लेकिन कम दी जा रही हैं ना। तो लेकिन उसके बाद वो सीटें जितनी भी बनती हैं उनको इलेक्शन में हर पार्टी एक कैंडिडेट को उसमें हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड भी बढ़ेगा। ब्रदरहुड कैसे बढ़ेगा? जब मैं मुसलमान का भी वोट लेऊंगा, मैं उसके पास भी जाऊंगा कि मुझे वोट दो। लेकिन अभी क्योंकि जब सेपरेट कर दिया है तो उसके बाद जाना नहीं पड़ता है उनको, तो वो रिलेशनशिप एक खत्म हो रही है, ब्रदरहुड खत्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब कमीशन में था तो मैंने बोला उनको, मैंने शामुन कुरैशी से भी मीटिंग हुई, उनको भी बोला था कि मैंने कहा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन आप हिंदू को बनाएं और वो भी ये अपॉर्चुनिटी आप मुझे दें, आई कैन सॉल्व दिस इशू। और मैंने फिर उनको मिसाल भी दी कि जोगिंदर नाथ मंडल पहला वजीर कानून था, कायदे-ए-आज़म का बीएन था, और आम कहावत भी है कि लोहे को लोहा काटता है। तो उन्होंने तो कोई इस पे रिप्लाई नहीं किया। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट कमीशन की मीटिंग थी तो उसमें किबला अयाज ने मेरी सपोर्ट की, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल। वो पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी है, एक्स-बीसी है पेशावर यूनिवर्सिटी का, तो उसने मेरी सपोर्ट की। तो हम इस मुल्क को बेहतर तब बनाएंगे जब तमाम सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इलेक्शन सिस्टम भी वैसा होना चाहिए जैसे यूके में होता है। अब यूके में देखें हिंदू बन गया है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अगर वो चाहते भाई क्रिश्चियन को ही बनाना है हमें, तो उसको हिंदू को नहीं बनाते। या मेयर जैसे मुसलमान बन गया लंदन का, तो वो चाहते भाई नहीं इसको क्यों बनाए हम, लेकिन वहां बन गया। तो ये चीज़ें हमें इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए तमाम सिटीजन्स को, और वो वीएन कायदे-ए-आज़म का वीएन है, वो पाकिस्तान का बेस है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए ये हो, जब पाकिस्तान बन रहा था तो तमाम मजहबी जमातों ने पाकिस्तान बनने की, जमीयत उलमा हिंद, खाकसार तहरीक, इन तमाम ने पाकिस्तान बनाने की, कायदे-ए-आज़म की मुखालफत। तो इलेक्शन सिस्टम को बेहतर करने का पड़ेगा, तमाम शहरियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी कि वो अपनी मेरिट पे आए, और हिंदू मुसलमान से भी वोट ले ले, मुसलमान हिंदू से भी वोट ले ले, सब एक जैसे वर्ल्ड में होता है, तमाम मुल्कों में जो एक इंटरनेशनल तरीके से होता है। तो मैं तो उस इलेक्शन सिस्टम का हामी हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा यहाँ पाकिस्तान में मसला है जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी या दूसरे खुश नहीं है, वो एक फोर्स कन्वर्जन एक है, इशू है। और मैं उसका चेयरमैन भी था जब कमीशन में था, एक हमारी सब कमेटी बनी। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है।
हमें एक कन्वर्ट होने की आज़ादी, हम उसके मुखालिफ नहीं है, और कोई किसी को भी नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से जो भी मजहब अख्तियार करना चाहता है वो कर ले, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी चीजें महसूस होने लगती हैं कि पाकिस्तान में जो कन्वर्जन होता है वो 10 और 15 साल की सिर्फ बच्चियां क्यों कन्वर्ट होती हैं। मतलब 40-50 साल वाला हिंदू मर्द नहीं कन्वर्ट हो रहा, कोई 50 साल वाली औरत कन्वर्ट नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं कन्वर्ट हो रहा, इंजीनियर नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो सिर्फ एक लिमिटेड एक नंबर वो लड़कियां क्यों हो रही हैं। और जब कन्वर्ट होती हैं, जब पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज लॉ बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र वाले शादी नहीं कर सकता लड़का या लड़की, तो जब अगर वो कन्वर्ट होती है तो उसको वो बेटी बना के या बहन बना के क्यों नहीं रखते, फिर उसकी शादी भी करवाएं अपनी तरीके से। ऐसा भी नहीं होता है। मतलब टिपिकल होता है कि एक हफ्ते के लिए लड़की गायब हो गई, फिर उसने ऐलान कर दिया कि मैं कन्वर्ट हो गई हूँ और मैंने शादी। मतलब ये एक टिपिकल चीज है जो बांग्लादेश में भी नहीं हो रही, श्रीलंका में भी इस तरह नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में भी नहीं हो रहा। तो उस पर फिर एतराज होता है कि इसको रोका जाए। किसी जमाने में आपने देखा शियों का बहुत डॉक्टरों का कत्ल हुआ, तो हम पीएमए ने उस पर बहुत वॉइस आवाज उठाई। एक कम्युनिटी के डॉक्टरों को मारना बहुत बड़ा एक 1999 ज्यादती थी। क्लिनिक में बैठा है या रास्ते में जा रहा है उसको मार दिया। तो हम ये मानते हैं कि जैसे हमारा एनआईसी बनता है, नेशनल आईडी कार्ड बनता है, इलेक्शन में वोट का राइट है, या ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, सब 18 साल के बाद बनते हैं। हालांकि मेरा बेटा 15 साल का हो तो वो चला सकता है गाड़ी, लेकिन उसको लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं देती। वो वोट भी दे सकता है मैट्रिक का बच्चा, लेकिन रियासत समझती है कि 18 साल एक ऐसी एज है मैच्योर हो जाता है। तो हमने डिमांड किया कि कन्वर्जन एज भी आप 18 साल कर दो, ठीक है। और 18 साल का कोई बच्चा बच्ची कन्वर्ट होना चाहता है वो अदालत में चला जाए, जज के सामने स्टेटमेंट दे दे और भले कन्वर्ट हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये गायब करके फिर कन्वर्ट करना कि लड़की 3 दिन के लिए 6 दिन के लिए गायब हो जाए फिर वो पेश हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमने ये कमीशन में भी रखा था। उसमें मैंने और किबलाया साहब ने एक पेपर पे साइन भी किए थे कि स्टेट को इस मसले को संजीदगी से देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अभी तक वो मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ के जो गैर मुस्लिम है उसमें लाजमी एक ग्रीवेंसेस होती है, एक दुख होता है। तो मुझे तो जाती तौर पर कभी एतराज नहीं है कि हिंदू मुसलमान अगर शादियां करते हैं, डॉक्टर से, इंजीनियर से, वकील, मुझे तो जाती तौर पर उसमें कोई बुराई नहीं लगती कि वो आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमें बहस करना चाहिए कि इस मुल्क को हम बेहतर कैसे करें, यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर हो, सेहत का सिस्टम इसमें कैसे बेहतर हो, हमारा पानी गैस का मसला कैसे खत्म हो। तो हम ऐसे अगर सोशल इश्यूज पे डिबेट करें तो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है या आपस में दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। नहीं तो वो लाजमी है एक रहती हैं, क्योंकि हम लाजमी है हमारे मुल्क में ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स पे भी एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं तो उसको जाती दुश्मनी में ले जाते हैं। अगर मजहब में कोई एक फुरके को मान रहा है, दूसरा दूसरे फुरके को, तो हम एक दूसरे को हम ये नहीं मतलब कबूल करते। भाई उसका राइट है, वो जिस तरह सोचता है उसकी मर्जी है, मेरा उससे क्या मतलब है कि लेना देना कि वो अगर। तो मतलब कि जब तक हम ये इस मुल्क में पाकिस्तान में एक दूसरे को राइट्स नहीं देंगे इक्वल तमाम शहरियों को, और हिंदू जिम खाना देखें आज भी वो हिंदुओं के पास नहीं है, ये बड़ी ज्यादती है, दुख की बात है, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी ने बनाया।
और अपनी कम्युनिटी की इवेंट्स के लिए बनाया, उनकी मीटिंग्स के लिए बनाया, लेकिन रियासत अभी तक कंफ्यूज है। लेकिन मतलब इजी फैसला है कि भाई उसको दे दो। तो ये मैं समझता हूँ कि आज मुझे बहुत, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यह मौका मिला आपके साथ बैठने का, मिलने का, और मुझे जो ये मौका फराहम किया आपके इदारे ने, और मैं उनका इसको हमेशा याद रखूंगा। और मुझे जब भी आप बुलाएंगे, क्योंकि मैं कभी भी, मैं अगर इंडिया चला भी गया अभी इवेंट में, तो वहां मैं जो बोलूंगा वो वेरी डिफरेंट होगा। मैं तो नो वार पैक्ट का हामी हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में नो वार पैक्ट हो। जैसे चाइना और इंडिया कर रहे हैं, उनके इख्तलाफात भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। हमें भी इख्तलाफात रखने चाहिए, ये नहीं कि नहीं रखने चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, विड्रा नहीं करना, लेकिन दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। दुनिया जो आजकल दुनिया में तरक्की काउंट होती है, हमारी सोसाइटी में भी ऐसे होता है। जो यहाँ ज्यादा पैसे वाला बैठा होगा ना, दो लोग जाएं तो उसको जहां भी जाएंगे तो पैसे वाले को ज्यादा लोग रिस्पेक्ट देते हैं, भले दूसरा प्रोफेसर क्यों ना हो। तो दुनिया में, वर्ल्ड में इकोनॉमी की इज्जत होती है। जो पाकिस्तान अगर खुशहाल होगा तो उसकी रिस्पेक्ट डिफरेंट होगी, अगर पुअर कंट्री होगा तो उसकी रिस्पेक्ट डिफरेंट होगी। तो हमें चाहिए कि हम एक इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचें, तमाम शहरियों की बराबरी क्या सोचें। तो मैं समझता हूँ हमें वही पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आज़म का पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।